दोस्तों आज पेश है भूल गया राजा बाकीलाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। हे दयालु, हे कृपालु, हे तारनहार, हे पालनहार, हे तपस्वी, हे मानसवी, हे दीनबंधु, हे दाता। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। आपसे ज़माना, ज़माने से आप नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे, हम छैला के बाप नहीं। हे कुकर, हे वारा, हे खुद गर्ज, हे मक्कार, हे कपटी, हे गद्द, हे 420, हे पड़यंत्रकारी, हे खुराफाती, हे ढीठ अतताई है। क्यों रोज़ रोज़ सुबह आकर मेरी तपस्या की को कोशिमा करता है। गुर्र श्राप उल्टा योग न चल रहा होता तो झोला भरकर श्राप देता। ये नरदाम, पता है इस योग में अगर कोई श्राप देता है तो उल्टा असर श्राप देने वाले पर ही पड़ता है, तभी तो आपको पकड़ा है। इसके अलावा मस्का लगाने के जो भी शब्द आपको आते हैं अपनी तरफ से जोड़ लें। इसके अलावा भड़ास निकालने के लिए भी शब्द आपको आते हैं, अपनी तरफ से जोड़ लें। तू आखिर चाहता क्या है? ही अब आए ना रास्ते पर। दरअसल मुझे कोई पता है आपका यह गड्ढा खोद कर कठोर तपस्या करने का कारण क्या है। आपका टाका ऋषि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए से खाएंगे तारिये से पुत्री गुठली से भिड़ा हुआ है। और अपने होने वाले ससुर से प्रभावित करने के लिए आपने यह तिगड़म रचा रहे हैं। हे सत्य है बूढ़े ने कहा है। मैं जब 25 साल तक तपस्या कर महान ऋषि नहीं बन जाता तब तक गुठली का हाथ मेरे हाथ में नहीं देगा। 25 साल तो के बाद तो आप पपीते बूढ़े हो बन जाएंगे। और इस बीच गुठली का दिल किसी और पे आ गया तो, या बूढ़े ने उसकी शादी कहीं और कर दी तो तब ऋषि बनने के इतना साल तपस्या करना जरूरी है क्या? सच? जल्दी बताओ वह युक्ति। मेरे पास ऐसी युक्ति है, आप बिना तपस्या किए ऋषि भी बन सकते हैं और गुठली से शादी भी कर सकते हैं। बताऊंगा, मगर पहले आपको मेरा काम करना होगा। मेरा एक गुप्त शत्रु है जिसके रास्ते से हटाना है, किंतु इस प्रकार की उसकी मृत्यु एक दुर्घटना लगे। मैं तो ऋषि हूँ, मुझे इस तरह के काम का कोई तजुर्बा नहीं। मुझे गोली मत दो। मुझे पता है ऋषि बनने से पहले तुम डाकू हुआ करते और आपका ठिकाना घने वन के अंदर एक ऐसे दुर्गम क्षेत्र में था जहाँ कदम कदम पर भयानक खतरे मौजूद हैं जिससे कोई बच नहीं सकता। तुमने सही कहा। वन के जिस क्षेत्र में मेरा अड्डा था वहाँ कई प्रकार के दाना पशु और नरभक्षी पेड़ हैं। थोड़ा बताओ ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे मुझसे मनुष्य का अंत कर सकूं। तो फिर ध्यान से सुनो। उत्तर की तरफ वन में एक कटहल का पेड़ है जहाँ और ऋषि ने बाकी को तरकीब बताने लगा। सब सुनने के बाद अब मुझे युक्ति बताओ जिससे मैं अविलंब गुठली से शादी कर सकूं। तो सुनो, गुठली के पिता योगी ऋषि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएंगे तारिये के पास 93 वर्ष का तप की शक्ति है। अगर तुम उसके 25 वर्ष का तप की फल मांग लो तो तुम बैठे बैठाए ऋषि तप बन जाओगे और तुम्हारे ससुर सेहत पर कोई खास असर भी नहीं पड़ेगा। वाह, यह तो कमाल की युक्ति है। अभी जाकर बूढ़े से बात करता हूँ। हाँ जाओ, और मैं चलता हूँ। अभी यह चपरगंजू राक्षस देख, तेरे लंगोटे में चूहे घुस गया। किधर? हाँ, अभी पहले यह देख लंगोट पहना है या नहीं। गुर्र, एक ऋषि
के बच्चे, अभी तुझे लंगोट में घुसा कर मारता हूँ, रुक। बे संभाल के आना, लंगोट न खुल जाए। कि एक बार हाथ आ, फिर मुंडी मरोड़ दूंगा। आ जा बेटा, आ जा। तेरी अम्मा तुझे याद कर रही है। साले चोलबाज ऋषि, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तड़ाक, आह, निकल गया दम। हा, यह तो गया। और शाम को साले को दावत पे बुलाया था, दावत का इंतजाम हो गया ही। शाम को साले को दावत पे बुलाया था, दावत का इंतजाम हो गया ही। लाल कपड़ा दिखाता है ऋषि, बच्चे मैं अभी तेरी गुद्दी पों करता हूँ। गुल पैंदी पों, तशरीफ की शक्ल बिगाड़ना। और हवा बा, आह, कमीने ने धोखे से मेरी मुंडी माँ कर दिया। ओह, यह भी गया। मुंडी मों, सिर का तरबूज बनना। हा, मेरा नाम ऋषि उंगली कर्ताचार्य है। मैं इसी तरह दिन भर उंगली करके दुष्ट प्रवृत्ति के वाले प्राणियों को दंडित करता हूँ और इससे मदद करता है यह कटहल वृक्ष। यह अभिमंत्रित वृक्ष चेतावनी है उन आतताइयों के लिए जिन निहर प्राणियों को भगा भगा कर उनका शिकार करते हैं, जैसे मेरी प्यारी टुमटली मुटली के साथ किया। मेरी मोटी सी, प्यारी सी, छोटी सी मुटली सी, जो शिकार से बचकर भाग न सकी और उसे चीर फाड़ डाला हुआ। तभी मैंने अपने मासूम मुटली का मृतदेह पर हाथ से रखा और प्रण किया कि अब कोई भी निहर प्राणी मुटली जैसे ही मौत नहीं मरेगा। जो भी पीछा करते वाला इस कटहल के वृक्ष के नीचे से गुजरेगा, वह इस पेड़ के कटहल की गाज बनकर गिरेगा। यही है वे ऋषि उंगली कर्ताचार्य जिनके बारे में अब तक 56 ने मुझे बताया था। और उस राक्षस और सांड ने वन क्षेत्र में बहुत आतंक मचा रखा था। इनका अंत हुआ और अब मेरा काम भी खत्म, भड़ास निकल गई। अब मैं चला दृढ़ आसन जयराम जी की। वाह, इसे कहते हैं शानदार योजना का ताना बाना। अब मोटे को कटहल वृक्ष के नीचे लाऊंगा और ही बाकी के मन में षड्यंत्रों का नया ताना बाना बुन रहा था। उधर दूसरी तरफ महल में एक नए हंगामे की शुरुआत होने वाली थी। हो सिर पे तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे प्यास हमारे काए घबराए, तेल मालिश। वाह खूब, मैं यहाँ भूख से दुबली हुई जा रही हूँ और श्रीमान अपने सिर पर चंपी करवा रहे हैं। यह क्या, दास की बजाय एक दासी से? ओह रानी, गड़बड़। हमारे सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, कोई दास बुलाने पर नहीं आया। हमने सोचा वैसे भी भूखी प्यासी हो, हमारी चंपी नहीं कर पाओगी, सो हमने क्षमा से चंपी करवा ली। क्यों नहीं कर पाऊंगी, जरूर कर पाऊंगी। हा, क्यों नहीं रानी, नेकी और पूछो जरा तगड़े हाथ मारना। चिंता ना करो महाराज, ऐसी चंपी करूंगी कि याद रखोगे। हाय, मालिश का स्वर बदल गया, करण करण। यह मालिश का स्वर नहीं महाराज, यह स्वर केस कतरनी से आपके केस कटने का था। हाँ, कतर दिए मैंने, और करवाओ सुंदर दासियों से चंपी। रानी, तुमने मेरे बाल कतर दिए, परंतु केस कतरनी में धार ही नहीं थी, जरा से केस
कतरनी दिखाना। यह लो, अब देखो, देखते रहो कतरनी और उसकी धार। धार तो अब तुम्हें दिखाऊंगा रानी, तुम्हारी चुटिया कतर कर। अरे अम्मा, मोटू तो बावला हो गया। भाग रानी, सुना, भागती कहाँ रानी, आज तुम्हारी चुटिया कतर कर रहूँगा। रानी, खोलो रानी, वरना हिम्मत है तो बिना द्वार तोड़े मेरी चुटिया कतर कर दिखाओ, तब मानूंगी तुमको महावीर। ओह, यह द्वार तोड़ने वाला ही था। ही चुटिया बच गई, परंतु लग रहा है मोटा ज़्यादा क्रोधित हो गया है। देर सवेर मेरी चुटिया कतर लेगा, कुछ सोचना होगा। ठीक है रानी, अगर तुम्हारी ऐसी बात है तो सुनो, चुटिया तो मैं तुम्हारी कतर कर रहूँगा, वह भी बिना द्वार तोड़े, और वह भी 3 दिन के अंदर अंदर। यह मेरा प्रण है। गुर्र आई गई युक्ति। मेरी सातों भाई अब कब काम आएंगे? आज ही अपने चंद्रनगर भिजवा दूध को चंद्रनगर भिजवाती हुई। महाराज, मैं घटी घटनाओं से अनजान बांकेलाल उसी वक्त महल पहुंचा। महाराज की जय हो। फौरन मेरे साथ चलिए, एक जरूरी कार्य है। कार्य को मारो भाला। और रानी को भवन से बाहर निकालने की युक्ति सोचो। तुम्हें रानी की चुटिया कतरनी है। रानी की चुटिया कतरनी है, मगर महाराज आपका हजाम का धंधा कब से कर लिया। प्रयास मत करो बाकी, हम बहुत गुस्से में हैं। रानी हमारे बाल कतरे हैं। जब तक हम रानी की चुटिया नहीं कतर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। ओह मोटिन और रानी, फिर से महाभारत शुरू हो गई है। कोई और वक्त होता तो आग में घी डालने का काम करता, मगर यह मामला जरा उल्टा है। मुझे इनके बीच सुलह करवानी पड़ेगी। ओह महाराज, आप जैसे महावीर को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। रानी जी ने चुटिया कतर कर आप का क्या हासिल होगा? अगर कतरना है तो शत्रुओं की मूछें कतरी हैं। भाड़ में गई महावीरता और भाड़ में गई शोभा। मुझे रानी की चुटिया कतरनी है, मतलब कतरनी है। तुम उपाय बताते हो या कोई तरकीब बिड़ाऊं? ठीक है महाराज, मैं कोई युक्ति बिड़ाता हूँ। ओह, यह बावला तो कुछ सुनने को राजी नहीं है। अब तो रानी को लपेटे में लेना पड़ेगा। ओ रानी जी, बांकेलाल क्या तुम हो? मुझे उस मोटू से बचाओ। बाकी मेरी चुटिया कतरना चाहता है। रानी जी, महाराज काफ़ी गुस्से में है, वे चुटिया कतरे बिना नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करूं बाकी? महाराज के सिर से चुटिया कतरने का भूत उतरने के लिए आपको वन भ्रमण पर ले जाना होगा, ताकि वन को शांत माहौल, उनका दिमाग ठंडा हो सके और उनको वन में भोजन का जुगाड़ आप कर सकती हैं। कैसे? आपको कटहल की सब्जी पसंद है और कटहल महाराज को तोंत के बराबर ही है, बहुत सरल। तो फिर तो मज़े ही मौज है। तो ध्यान से सुनिए मेरी योजना। सुनो बे मोटू महाराज, मैं आपकी चुटिया कतरवाने के लिए तैयार हूँ, परंतु क्या मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी तोंत का आकार का कटहल खाना है। हमारे तोंत के आकार का कटहल तेरे बूढ़े बाप के राज्य में उगता है क्या? अजी, वो मेरे बाप के बीच में मत लाना, बोल देती हूँ। नहीं तो क्या कर लोगी? अपने 7 भाइयों को बुलवाओगी? बुला लो, एक एक को देख लूँगा। क्या कर रहे हैं महाराज? क्यों जानते बूझते आफत को न्योता दे रहे हो? अब क्या मामला शांति से निमट रहा है, फिर भी यह बवाल क्यों? हम महावीर हैं, हम किसी से नहीं डरते। यह सब उस दुष्टा की चाल है
वह समझती है हम वन में भेजकर हमारा ध्यान भटका देगी और हम उसकी छुट्टियाँ नहीं कतरेंगे, किंतु यह उसकी भूल है। वैसे भी हमारी तोंद का आकार का कटल भला कहाँ मिलेगा? मुझे पता है उसका पता कहाँ मिलेगा, बस मेरे साथ चलिए। नहीं, तुम जाओ, हम नहीं यहीं रुकेंगे। ओह महाराज, आप दरबार में ही टिके रहे तो रानी जी बाहर आने से रही। मेरे सातवन को चलो, तो फिर हम क्या करें बाकी? अब जब तक आप महल में ना देखने रानी बाहर नहीं आ जाएगी और उसकी चुटिया कतरने का अवसर भी मिल जाएगा। मगर ओह महाराज, मैं अपने विशेष गुप्तचर बलराम 008 को यहाँ तैनात कर देता हूँ। जैसे ही महारानी बाहर आएगी वो हमें सूचित कर देगा। ठीक है बाकीलाल, तुम कहते हो तो हम चलते हैं, परंतु चुटिया तो हम कतर के ही रहेंगे। ठीक है, कतर लेना महाराज। अब यहाँ से चलो, टलो भी, मेरा मतलब चलो। दूसरी तरफ विशालगढ़ में एक वीरान कोने में, कहो गुप्तचर, क्या अजायब, क्या खबर है? नाम से मत बुलाओ महाराज, हम गुप्तचर जब किसी अभियान पर होते हैं तो अभी अपना असली नाम नहीं बताते। यह तो जानता हूँ, मैं गुप्तचर अजायब हूँ और आप भी जानते हैं कि गुप्तचर अजायब हूँ। किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गुप्तचर अजायब हूँ। यह यहाँ की, पर यहाँ तो हम दोनों के सिवाय कोई तीसरा नहीं है। वाह, क्या सटीक बात की है आपने। ऐसी ही आशा थी। मुझे यकीन हो गया कि आप को राजा बनने से आपके पिताजी ने कोई गलती नहीं की। हे धन्यवाद, मगर तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। हाँ हाँ, वो हाँ, असल हवाओं के भी कान होते हैं। एक अच्छा गुप्तचर वही होता है जिसके साय को भी भनक न लगे कि वह गुप्तचर है। यह सब तो ठीक है, पर यह बताओ कि क्या खबर है? एकाक सही सवाल। वाकई एक महान राजा है। दरअसल मैं राजा विक्रम सिंह के महल के अंदर तक दाखिल हो चुका हूँ और जल्द ही आपको अच्छी खबर दूंगा। यह तो तुमने पिछली बार भी कहा था। ओह महाराज, आपको आप भी यह बड़े उतावले लगते हैं। जानते हैं गुप्तचरी करना कितना खतरनाक काम है। एक एक कदम फूंक कर करना पड़ता है। जरा सी लापरवाही से सारा खेल बिगड़ जाता है। क्या आप चाहते हैं कि यह अभियान बीच में लटक जाए? नहीं नहीं नहीं, तुमको जितना समय चाहिए ले लो, पर काम पक्का होना चाहिए। आप चिंता ना करें, काम एकदम पक्का होगा। आप बस वे 1 लाख मुद्राएं मेरे घर भिजवा दीजिए। क्या है ना, आजकल हाथ जरा तंग है। और दूसरी तरफ वन में कहाँ खो गए बाकी? कुछ नहीं महाराज, बस आपकी मृत्यु की कल्पना कर रहा था। क्या? मेरा मतलब एक बुरा सपन देखा महाराज। अरे रथ क्यों रोक दिया बाकी? वह देखिए महाराज, वह रहे कटल का वृक्ष। आइए देखें कि पहले कौन पहुंचता है। अरे हम भी पहुँचे, हम महावीर हैं। ऐसा ही महाराज, जैसे पकड़ कर दिखाइए। पकड़ तो हम तुमको लेते बाकीलाल, शायद तुमको पता नहीं, हम बचपन में बहुत तेज धावक है। तब की बात और थी महाराज, आपके साथ भैंस का तबेला नहीं हुआ करता था। भैंस के तबेले तुम्हारा मतलब बाकीलाल, कहीं तुम हमारी तोंद की बात तो नहीं कर रहे ना? बाकीलाल महाराज,
वैसे आप बिल्कुल सही समझे, किंतु मैं आपकी जिम्मेवारियों की बात कर रहा था। ओह, हो गया कांड। अरे, वृक्ष ने तो मोटे को अंदर खींच लिया। यह पेट नर पक्षी है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। खैर, मुझे क्या ही विश्वास नहीं होता। मोटा वाकई वाकई मर गया। कुछ सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। कोई मुझे चूटी काटे ताकि मुझे यकीन हो जाए यह सपना नहीं है। अरे, यह आवाज़ कैसी? यह तो वृक्ष के जुड़ी जुड़ी की मरीज की तरह काँप रहा है। समझ में नहीं आता। हाथी पचाने के लिए जोर लगा रहा है होगा, कम वक्त आराम से पचा। यह तेरे महीने भर की खुराक है। अबे, यह क्या? यह तो मेरी तरफ आ रहा है। धड़ाक। हाय, मर गया। ओह हाय, पूरा बदन सूजा डाला। नासपीटे मोटू, मरते मरते भी चैन नहीं कम वक्त को। इस हाथी को नरभक्षी वृक्ष भी नहीं पचा पाया। कोई बात नहीं, जंगली जानवरों की कमी नहीं है यहाँ। कोई न कोई आकर अपना आहार बना लेगा। भैया, तनिक सुनना। आई, अब कौन बोला? यह मैं हूँ, बोला भैया। मोटा जिंदा है कैसे? बोदी वाले भैया, भला यह कौन सा शैतान है? वन क्या भैया? परंतु पेड़ क्या होता है और जानवर क्या होता है? वह महाराज, वन वन होता है, और जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं उस बहुत सारे जानवर होते हैं। क्या क्या मतलब मोटा मुझसे क्यों पूछ रहा है? मोटा यह क्या उठपटांग बोल रहा है? मोटा को क्या हो गया? यह तो ऐसे पूछ रहा है जैसे सब कुछ भूल गया। ओ तेरी, कहीं फल सिर पर फल गिरने से मोटे की याददाश्त तो नहीं चली गई? जरूर यही हुआ है। फल ने इसके सिर पर अपना कार्य को पूर्ण कर दिया, परंतु मोटा मजबूत खोपड़ी मृत्यु को जोर को झटका सह गई। इसलिए वृक्ष ने इसे खाने की बजाय इसे बाहर उगल दिया। शायद यह वृक्ष जीवित प्राणियों का मांस नहीं खाता। यह बात मेरे पक्ष में है। मोटे को कुछ याद नहीं। अभी इसको जो कहूँगा उसको सच मानना होगा। यानी कि अब मैं चाहता हूँ मोटे का काम तमाम कर सकता हूँ। अरे बोधी वाले भैया, बताओ ना, पेड़ और जानवर क्या होते हैं? यह देखिए महाराज, उसे पेड़ कहते हैं। उसके ऊपर चढ़ जाइए और वहाँ से लुढ़क जाइए, टपक जाइए। टपक जाऊं? पर क्यों और कैसे? पहले चढ़िए तो सही, बाकी आपको समझाता हूँ। इतना ठीक है? नहीं, थोड़ा और ऊपर। इतना ठीक है? थोड़ा और ऊपर। इतना ठीक? इतना नहीं, थोड़ा और ऊपर। अब हाँ, बस इतना काफ़ी है। और टपकना किसे कहते हैं वह भी बता दो। अपनी आंखें बंद करो मोटे, और अपने हाथ फैला दे मुचड़, और टपक जा मनुष्य। ठीक है। धम। मर गया मोटा, मर गया मुचड़, मर गया मनुष्य। बोधी वाले भैया, आई, यह क्या कौन बोला? मुझे बाहर निकालो बोधी वाले भैया। ए भोले शंकर, यह तो मोटा क्या चीज़ है? जल्दी करो बोधी वाले भैया, बहुत गर्मी लग रही है। खप खप
कर रहा हूँ हाथी, सांस तो लेने दो। हफ 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 हफ। किसने 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 की हमारी तपस्या का बेड़ा गर्क? अबे यह क्या? यह तो वही ऋषि है, उंगली कर्ताचारी है। यह मोटे के साथ कैसे निकल आया जमीन फाड़कर? बोधी वाले, कहीं तूने तो नहीं? नहीं रिसीवर, यह मेरी नहीं, इस मोटे मनुष्य की करतूत है, माँ कसम। ही फंस गया मोटा। अब यह क्रोधित होकर श्राप देकर इसे चमगादड़ बना देगा। मेरी दिव्य दृष्टि से कुछ नहीं छिपा सकता। अभी पता कर लगाता हूँ कि माजरा क्या है। और मारे गए गुलफाम, यह ऋषि तो पल भर में ही सब कुछ जान जाएगा और फिर खैर नहीं बाकी। झूठ मक्कार 420 कहाँ गया? नहीं नहीं ऋषि और श्राप मत देना। परे हट नौटंकी, अपने राजा के खिलाफ मौत का षड्यंत्र रचता है, और वो भी मेरे ही मंत्रित वृक्ष की मदद से, और बच जाने पर उसे आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इस मक्कार को मैं मेरी तपस्या भी भंग कर हुआ दी। मैं तुझे श्राप देकर चुकंदर बना देना चाहिए। क्षमा क्षमा ऋषि, और क्षमा महान ऋषियों का धर्म होता है। चुपचाप खड़ा रहे, हो जा नामुराद, ध्यान से सुन। वैसे तो तू क्षमा योग्य नहीं है, किंतु मेरे दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तुझे एक मौका देता हूँ। तेरे कारण तेरे राजा की याददाश्त गई है, इसलिए अब इसे ठीक तू करेगा। मगर कैसे? अगर तू राजा को सब वस्तुएं के विषय में ज्ञान देगा, सब वस्तुओं के विषय में ज्ञान देगा। यदि तूने ऐसा न किया तो तेरा सिर 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। मैं ऐसा अवश्य करूँगा रिसीवर। तो फिर दफ़ा हो जाए यहाँ से। सुन, जिस कटहल को पत्र षड्यंत्र रच कर यहाँ आया था, उसे भी लेता जा, जैसा आप कहें रिसीवर। पहले इतना वजनी कद्दू क्या कम था? एक और कटहल लाद दिया। कमबख्त ऋषि ने खेल बिगाड़ दिया। नाम क्या होता है? यह रथ है महाराज, और मेरा नाम स्मरण कर लीजिए। मेरा नाम बोधी वाला भैया नहीं, मेरा नाम बाकीलाल है। बोधी वाले भैया, हम किस पर सवार हैं? नाम किसी व्यक्ति की पहचान होती है। पहचान यह क्या होती है? अरे मोटे मुचड़ मनुष्य, तेरी पहचान है। नाम है विक्रम सिंह। तू विशालगढ़ का राजा है नामुराद। राजा कौन होता है? यह तो बाद में पूछूंगा। पहले यह बताओ कि मोटा मुचड़ मनुष्य किसे कहते हैं? भाग। ओह, तुमने मुझे क्यों मारा? नहीं समझ गया महाराज। इससे बात जल्दी समझ में आती है, और समझाऊं? महल में राजा की याददाश्त जाने की बात जंगल की आग की तरह फैल गई, और हर कोई विक्रम सिंह का याददाश्त वापस लाने के लिए एडी जोरटी का जोर लगा रहा था। मैं प्रबंध मंत्री जुगाड़ हूँ महाराज, और आपने मुझसे 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली हुई हैं। महाराज, मुझे नहीं पहचाना? मैं धर्म सिंह हूँ। इस वर्ष आपने मेरा वेतन दोगुना करने का वादा किया था। मैं वस्त्र मंत्री रफू सिंह, मैं आपके फटे कपड़े रफू करता हूँ। मैं आरती मंत्री जयकार सिंह, आप मुझे हर जयकारे पर 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। बोलो जयकारा शेरावाली दा। और मैं यहाँ का राजा हूँ मरकब सेनापति। यह क्या बकवास कर रहा है? राजा तो मैं हूँ, मेरा मतलब तुम सेनापति हो। हाँ, किंतु मैं जानबूझकर ऐसा कहा ताकि शायद ऐसा सुनकर तुम्हें स्मरण हो जाए कि मैं सेनापति हूँ।
सच सच बताओ बाकीलाल, महाराज की याददाश्त कैसे चली गई? क्या तुमने कोई उनके साथ? मैं इन्हें मारने के लिए पहाड़ी से धक्का दिया। महाराज तो मरे नहीं, पर इनके सिर पर चोट लगी। ओ गुर्र, और वे भूल गए। सेनापति, बकवास बंद करो और जाकर महाराज महारानी को इस हादसे की खबर दो। जी महामंत्री जी, लेकिन कह सच रहा है। रानी जी गजब हो गया, महाराज की याददाश्त चली गई। जल्दी मुझे क्या उनकी तरह समझाया जो झांसे में आ जाऊंगी। जाकर बोल दो महाराज से, जब तक मेरे सातों भाई नहीं आ जाते मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी। सच कह रहा हूँ रानी जी। चल दफा हो जा, मैंने चंदन नगर दूत भिजवा दिया है। मेरे सातों भाई आते ही होंगे, फिर देखूंगी तुम सबको। सेनापति उल्टे पांव चला गया। लगता है बाकी महाराज का गुस्सा शांत नहीं कर पाया। अब भाइयों का इशारा है। उधर दरबार में महारानी जी को सुनने को तैयार नहीं है। अब जो करना है खुद कर लो। शत्रु देश तो ऐसा अवसर की ताक में रहते हैं। महाराज को जल्द ही सब कुछ याद आना जरूरी है। अब क्या होगा बाकीलाल? अगर यह बात फैल गई तो महाराज की स्मरण शक्ति चली गई तो पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। महामंत्री जी, महाराज को सब कुछ याद दिला दूंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं शिक्षा मंत्री, यह काम मैं खुद कर लूंगा। ऋषि श्राप ने अपनी गर्दन भी तो बचानी है। अरे जरूरत कैसे नहीं, सारा विशालगढ़ जानता है कि मेरे जैसा अंगूठा छाप विज्ञान पूरे विशालगढ़ में नहीं है। महाराज अगर कोई कुछ सिखा सकता है तो मैं हूँ। महाराज केवल गुस्से मुझसे ही सीखेंगे। महाराज कृपया इन्हें समझा दीजिए, इनकी समझ में जल्दी आ जाए। अभी समझाता हूँ। ऐसे जल्दी समझ में आता है क्यों? आ गया समझ में? महाराज आ गया समझ में। महाराज जैसे अब आपको पता लग चुका है कि आप विशालगढ़ के राजा हैं और आपकी याददाश्त भूल गए हैं, और मैं आपकी वही याददाश्त लौटाने के लिए आपकी मदद कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको खेत में हल चलाना सिखाऊंगा, और कृपा कर आपका कम से कम बोले। कुछ समझ में ना आए तो ही बोले। तो सुनिए महाराज, हल चलाता है बैल, किंतु राजा भी बैल के समान मेहनती होता है। अतः अब आप इस हल को चलाकर खेत जोतेंगे। मुझे खेत समझ नहीं आया, यह क्या होता है? यह सारी भूमि खेत है महाराज। अच्छा, यह समझ में आ गया। अब मुझे यह भूमि क्या होती है यह भी समझ में नहीं आया, तो अब आया समझ में। दम तुमने मुझे फिर मारा। समझ में आ गया बाकीलाल। बताया तो था महाराज, इस तरह बात जल्दी समझ में आती है। समझ में आ गया भूमि क्या होती है, दोबारा समझाऊं? ही ऋषि के बच्चे ने कहा था, ना सिखाएगा तो सिर के टुकड़े होंगे। मैं तो सिखा रहा हूँ और ऐसे ही सिखाऊंगा। इसमें कोई हादसा हो तो मैं थोड़ी जिम्मेवार हूँ। हिक चल मेरे बैल, ही। और कुछ समय पश्चात, महाराज इसे कोल्हू कहते हैं। इससे बैल खींचता है, इसे तेल की प्राप्ति होती है। देखिए महामंत्री जी, महाराज की याददाश्त जाने का कितना फायदा उठा रहा बाकीलाल। इसे महाराज से पहले हल चलवाया और अब कोल्हू का बैल बना दिया। बाकीलाल, तुमने महाराज से कोल्हू का बैल क्यों बनाया? हाँ, महाराज को उसकी याददाश्त स्मरण कराने का यह कौन सा तरीका है? मैंने
तो मना किया था, किंतु महाराज बैल बनने की जिद करने लगे। चाहे महाराज से स्वयं पूछ लो। महाराज सेनापति को समझाइए। ऐसे ऐसे स्थिरता से समझ में आता है। क्यों सेनापति, आया समझ में? हाँ महाराज, आ गया समझ में। महामंत्री जी, आपको भी समझना है क्या? सेनापति, मेरे विचार से बाकीलाल ठीक कहता है, उससे उसके अनुसार कार्य करने दो। पर मुझे बाकीलाल से समझना है, खेत जोतना और कोल्हू चलाना राजा का काम नहीं। फिर उनसे यह सब क्यों करवा रहे हो? एक राजा क्या क्या योग्यताएं होती हैं, मैंने उन्हें वह सब कार्य की सूची बनाई है। तुम उस सूची के अनुसार महाराज को सिखाओगे। आदेश की आड़ में विनती। यह आदेश है या विनती? ठीक है, अगर यह विनती है तो आड़ में आदेश होता है तो हरगिज नहीं मानता। आपके पास यह फू यंत्र रखो, और ताकि महाराज को भी कार्य करने जा रहे हैं उनके विषय में महाराज अपने मुख से पहले हमें बताएं, ताकि महाराज को व्यर्थ चिंतित ना होते रहे और उनकी याददाश्त की प्रगति की पल पल सूचना प्राप्त होती रहे। यह आदेश की आड़ है, विनती है। और सूची का पहला नाम तैराकी है। इससे झील में जाना होगा। चलिए महाराज, संभल कर जाना महाराज। झील में मगरमच्छ होते हैं, वे झील से बाहर ही होते हैं। गुर्र, मैं तुम्हारी बात कर रहा था। तुम्हें मुझे यहाँ मिलने की क्या बुलाया गुप्तचर? ओह, समझ गया, तुम्हारा नाम नहीं लेना। तो ध्यान से सुनो महाराज, एक अच्छी खबर विशालगढ़ के महाराज विक्रम सिंह की याददाश्त चली गई है और उसका मुंह लगा चमचा बाकीलाल उसकी बुरी याददाश्त वापस दिलवाने की मदद कर रहा है। वाह, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, और अति उत्साह में मैं भूल गया था कि हवाएं के विकार होते हैं। और अब क्या योजना है? वाह महाराज, इसे कहते हैं सही सवाल दागना। आपने फिर साबित कर दिया कि आप राजा बनने के लिए योग्य हैं। तो सुनिए, योजना बहुत धांसू है। जब बाकीलाल राजा को राजगिरी सिखा रहा होगा तो गुप्त हमले करवा दूंगा और उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। आप आक्रमण कर दीजिएगा और विशालगढ़ आपकी मुट्ठी में। मगर यह कम मुद्राओं का खर्चा है, मगर इसमें कम से कम बहुत मुद्रा खर्च होंगी। वाह, शानदार, अति उत्तम। कोई नहीं, जितना चाहे ले लो। ठीक, चलिए महाराज, वस्त्र उतार कर झील में कूद जाइए और पानी में हाथ पांव चलाकर तैरने का अभ्यास कीजिए। इसी तरह की कहते हैं। यह देखिए, बत्तखें भी तैर रही हैं। हाय, यह बोधी वाला हमें बत्तखें क्यों कह रहा है? इसका दिमाग के पेश ठीक तो है ना? कोई ना, आने दो, इतनी मोटी खुराक आ रही है। आओ मिन्नी की माँ, बोल दो बच्चों को भी बुला लाओ, आज दावत होगी, दावत। ओए तेरी फू का सवर, कमबख्त, मरकब के बच्चे, कहीं मर खप क्यों नहीं जाता तू? तेरी फू, सेनापति बोल, किस लिए फू किया? तेरी फू की फू, मैंने तुझको नहीं महाराज को फू करने के लिए फू किया। महाराज जी अभी व्यस्त है, बाद में फू कर। बात तो मैं अभी करूँगा, वरना
आ रहा हूँ, पूरा लाव लश्कर लेकर बाकेलाल। गुर्र, यह कर ले मोटे से बात। तेरी फू महाराज, सेनापति मरकब बोल रहा हूँ। सारे मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। आप बताइए, आप क्या क्या सीख रहे जा रहे हैं? सेनापति, मैं बत्तखों के साथ तैराकी सीखने जा रहा हूँ। बत्तखों के साथ? फिर ठीक है महाराज। बत्तखों की चोंच है या सूथन? और वह कितनी बड़ी तो नहीं कि कोई आदमी पूरा उसमें समा जाए? सेनापति, के बच्चे तू उलिया मत बयान कर। महाराज को तैराकी सीखनी है। चल फू रख। चलिए महाराज, समय खोटी मत कीजिए, झील में कूद जाइए, पानी में हाथ पाँव चलाइए, डूबने का अभ्यास करें, और इसी को तैराकी कहते हैं। किंतु बाकेलाल, कूदना क्या होता है? अभी बताता हूँ मोटू, यह होता है कूदना। शाबाश महाराज, इसी प्रकार तैरते हैं उन बतखों की तरह। बढ़िए। बोधी वाले का तो बड़ा दुर्त लगता है जी। देखिए ना, बेचारे को झूठ बोलते हैं कि हमारे पास भेज रहा है। लगता है बेचारे की याददाश्त चली गई है। अरे तो क्या हुआ मिन्नी की माँ, यह तो अच्छा है। इतनी मोटी खुराक किस्मत से मिलती है। सबको तैयार रहने को बोल, एक बार में झपट्टा मारना है। ही तैराकी सीख रहा है राजा, सीख ले, मगर अब तैराकी सीखने तेरे किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे हाथ में थमा यंत्र जब चलेगा तो तेरी जल समाधि बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और अति उत्साहित मैं भूल गया कि मैं एक गुप्तचर हूँ, और गुप्तचर का काम शांति से निपटाना होता है। यह डाला मैंने यंत्र पानी के अंदर, और यह यंत्र पानी के अंदर जाकर तीव्रता से भंवर उत्पन्न करेगा, और दूर संचालित यंत्र से इस भंवर में तैरते विक्रम सिंह को नीचे पहुंचा दूंगा। ही हम इसका सिर गड़पते हैं, तुम इसकी टांग गड़प लेना। समझी मिन्नी की माँ? ठीक है जी। तो ठीक है जी तो नहीं मान रहा, पर पापी पेट का सवाल है, सब करना पड़ता है। महाराज, तैराकी करके कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है बाकेलाल। परंतु ये बतखे हमें घेर रखा है। लगता है बतखे को भी मज़ा आ रहा है, वे आपके साथ तैरना चाहती हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो आओ बतखो, हम तुम्हें भी तैराकी का आनंद लो। लेकिन तभी, अरे यह क्या हुआ? पानी इतना गोलमोल क्यों घूम रहा है? जी जोर लगा कर हम निकल नहीं पा रहे। हमें क्या पता जी, यह ज़रूर ऊपर वाले की लाठी है। हम लोग डूब रहे हैं, मर जाएंगे। हम आपको मना किए थे कि इस बेचारे को मत खाइए, पाप लगेगा। तुमने कब कहा? पापी पेट वाली बात कौन बोला? अब क्या मरते मरते हमसे लड़िएगा? क्या कोई और उपाय सोचिए ना। बाकेलाल, यह क्या हो रहा है? पानी घूम रहा है। यह क्या शांत पानी भंवर कहाँ से पैदा हो गया? खैर, जो भी हो रहा, मगरमच्छ से ना सही डूब के सही, मोटा मरे तो मरे। इसको भंवर कहते हैं महाराज। इससे बाहर आने की कोशिश कीजिए, आप डूब मरेंगे। डूब मरना क्या होता है बाकेलाल? जब मरेंगे तो खुद को पता लग जाएगा मोटे, चल जाएगा मोटे। कहीं यह मोटा डूबने से बच न जाए। कोई उपाय करना होगा ताकि यह हरगिज ना बचे। महाराज, अपने
महाराज अपने साथ तैरने वाले बतखों की दुम पकड़ लीजिए, इससे डूबने से बच जाएंगे। ठीक है बाकेलाल। और पकड़ मगरमच्छों पकड़ मगरमच्छों को मोटे, वे तुझे पल भर में चीर फाड़ डालेंगे। अरे हमने इसकी पूंछ पकड़ कर हल्का झटका दिया तो ये भंवर से बाहर जा गिरा गए, हम अंदर फंस गए। ए जी वह तो बड़ा ए जी यह तो बहुत ही भोला लगता है, इसने मेरी और आपकी जान बचाई है, इसको किसी तरह बचाइए ताकि हम पाप से मुक्ति मिलेगी। ठीक कहती हो जी, अब तो जान भी चली जाए तो हम इसको मरने नहीं देंगे। और तेजी से घूमिए, इतने तेजी से घूमने से थोड़ा ना हुआ। तेजी से घूमिए जी, इसे धीरे घूमने से थोड़ा ना होगा। अरे ये मगरमच्छ क्या कर रही है, ये तो मोटे को बचाने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छे, पानी को घूमना धीमा हो रहा है, और जोर लगाइए। अरे ये मगरमच्छ तो राजा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे भंवर यंत्र की शक्ति बढ़ानी होगी। दोस्तों अगला भाग जल्दी आपके सामने पेश होगा, आगे की कहानी।